हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भारत स्किल क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज में आज हम ग्रुप सेकंड लेवल सेकंड के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये इस सीरीज की 11वीं वीडियो है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी लोग चैनल को शेयर तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो सीरीज का उद्देश्य केवल भारत स्किल क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हल मात्र न होकर समस्त वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का रिवीजन करवाना है। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस is proportional to the amount of charges on both charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, this is statement of which law। ठीक है, तो ये किस कथन या कथन जो है किस नियम का है? तो कहने का मतलब यहाँ पर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस मीन्स सपोज करिए वन चार्ज इज Q1 एंड सेकंड चार्ज वन इज Q2। तो इसके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा या क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। तो इन कहने का अर्थ क्या है कि इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसने कहा था? तो ये कूलॉम्ब ने कहा था। किसने कहा था? कूलॉम्ब ने कहा था। अब हम इस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। तो कूलॉम्ब के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल जिसे हम स्थिर विद्युत बल के नाम से भी जानते हैं का परिमाण बिंदु आवेशों के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर उन्होंने एक बात और जोड़ी कि क्या जोड़ी कि दोनों आवेशों के मध्य स्थित माध्यम जो भी मीडियम है तथा माध्यम के परावैद्युतांक जो स्थित माध्यम है उसके परावैद्युतांक के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन तीनों को हमने मिक्स किया तो हमारा क्या बना? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन K R स्क्वायर। अनुक्रमानुपाती हटाने को इक्वल मिला और 1/4πε0 एक कांस्टेंट मिलता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 8.9875 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। ओके, तो ये होता है, ये हमारा क्या है? कूलॉम्ब लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम क्या ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से प्रेरित्र में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। किसमें धारा की दिशा की जाती है? तो जनित्र में। किसमें? जनित्र में, जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। किसकी दिशा? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। देन अवोगाड्रो लॉ की बात करें, अवोगाड्रो नियम की बात करें तो अवोगाड्रो नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर किन्हीं दो गैसों का समान आयतन लिया जाए। समान ताप व दाब, कंडीशन क्या है? समान ताप व दाब पर किन्हीं दो गैसों का समान आयतन लिया जाए तो उस समान निश्चित आयतन के गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। ये किसका नियम है? ये अवोगाड्रो का नियम है। देन गॉस लॉ की बात करते हैं। तो गॉस लॉ के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, गॉस लॉ क्या कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश तथा
उस पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध स्थापित करता है। कुल वैद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो गॉस लॉ से क्या होता है कि ये बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश तथा उस पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए 30 मिलीमीटर diameter 1600 millimeter long bolt carries a load of 40 kilonewton. Calculate extensions in bolt if E equal to 200,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बोल्ट में एक्सपेंशन कितना हो रहा, उस बोल्ट में कितना एक्सपेंशन हो रहा। तो यहां से हमें D इक्वल टू क्या दिया गया है? 30 मिलीमीटर। ठीक है, यहां से R पता कर लीजिए, तो R इक्वल टू हो जाएगा 15 मिलीमीटर। देन L की वैल्यू क्या दे दी गई है? 1600 मिलीमीटर। ठीक है, देन आपको फोर्स कितना दे दिया गया है, लोड कितना दे दिया गया है? तो लोड आपको दे दिया गया 40 किलो न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सटेंशन इन बोल्ट जब E की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है? 2 न्यूटन। तो आपको क्या पता है? E इक्वल टू क्या होता है? हुक लॉ में आपने पढ़ा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देन आपने फिर क्या पढ़ा? स्ट्रेस क्या होता है? तो फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से E इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? F अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल की वैल्यू आपको क्या करनी है? निकालनी है। तो डेल्टा एल इक्वल टू आपका यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा एल इक्वल टू F इंटू एल अपॉन ए इंटू E। वैल्यू पुट कर दीजिए। लोड की वैल्यू कितनी है आपकी? 40 किलो न्यूटन है। 40 इंटू 1000। ठीक है, देन आपकी लेंथ कितनी है? लेंथ 1600। ठीक है, देन आपका क्या है? एरिया। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो पाई इंटू 15 स्क्वायर। ठीक है, देन आपका ई की वैल्यू आपको दी गई है 5 टाइम्स 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 0.4526। ठीक है, मिलीमीटर। कितना आ जाएगा? 0.4526 मिलीमीटर। जो हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए कूलिंग सिस्टम व्हेन फुल contains 10.5 liters of water at 15 degree Celsius. When it is heated to 95 degree Celsius, 0.355 liter of water overflows due to expansion. Calculate coefficient of cubical expansion. ठीक है, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन के बारे में आपने क्या पढ़ा था? आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियोस में कि डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू क्या होता है? गामा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है? गामा की वैल्यू। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल्टा V विस्तार कितना हुआ, एक्सपेंशन कितना हुआ? 0.355 लीटर। मीन्स डेल्टा V की वैल्यू क्या दी गई है? 0.355 लीटर। देन V की वैल्यू कितनी दी गई है? V मीन्स 10.5 लीटर। देन डेल्टा T मीन्स हो गया आपका 15 डिग्री से 95 डिग्री हो जाता है। तो डेल्टा T इक्वल्स टू 95 माइनस 15 मीन्स आपका हो गया 80। कितना हो गया? 95 माइनस 15 मीन्स आपका 80 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो गामा इक्वल्स टू 0.355
355 अपॉन 10.5 इंटू 80 सॉल्व करने पर हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.0004 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन में है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी फिगर गिवन बिलो एंड आंसर व्हाट इज द डायग्राम कॉल्ड। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एट 0.83% ऑन एक्स एक्सिस। नीचे दिए गए चित्र को देखें और उत्तर दें। यह डायग्राम क्या कहलाता है? तो यह डायग्राम क्या कहलाता है? यह आयरन कार्बन डायग्राम है। इसको क्या बोलते हैं? आयरन कार्बन डायग्राम, जिसका यूज कहां करते हैं? तो इट इज वाइडली यूज्ड, आप इसके बारे में लिख लीजिए, इट इज वाइडली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेज ऑफ स्टील, the different phases of steel and cast iron। तो आपको ये याद होना चाहिए, कोई आपसे पूछे तो क्या आप जवाब देंगे कि आयरन कार्बन डायग्राम हमें क्या समझाने में मदद करती है? तो डिफरेंट फेजेज ऑफ स्टील और कास्ट आयरन, इससे हमें समझने में मदद मिलती है। यहां पर आपका क्या होता है, कार्बन का मान कितना होता है 0% और धीरे धीरे 0.02%, 0.83%, 2.0%। ठीक है, इस तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ती है। यहां पर एक्स एक्सिस पर हम किसको लेते हैं? कार्बन परसेंट को। किसको लेते हैं? कार्बन परसेंट की। और वाई एक्सिस पर हम किसको लेते हैं? टेम्परेचर को लेते हैं। किसको लेते हैं? टेम्परेचर को लेते हैं। तो इस प्रकार से जो फिगर बनती है इसको बोलते हैं आयरन कार्बन डायग्राम। अब बात करते हैं 0.83% पर। तो 0.83% पर आपका परलाइट बनती है। क्या बनती है? परलाइट आकृति होती है। तो इसका 4 नंबर का कोई आंसर क्या सही हो जाएगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कार्बन आयरन कार्बन डायग्राम देन परलाइट। ओके, तो ये हो गया आपका आयरन कार्बन डायग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट रिप्रेजेंट्स एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो फिगर है आपका, ये फिगर क्या है शो करता है? तो आपका ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। क्या डायग्राम है? स्ट्रेस स्ट्रेन आपका डायग्राम है। ठीक है, जहां पर तार पर लगाए गए बल के अंतर्गत, ये तार पर लगाए गए बल के अंतर्गत नोट कर लीजिएगा, जहां पर हम क्या करते हैं, तार पर लगाए गए बल के अंतर्गत तार के व्यवहार का अध्ययन। किसका? लगाए गए बल के अंतर्गत तार का अंतर्गत तार के व्यवहार का अध्ययन, तार के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, करने के लिए क्या लेते हैं? तो अनुप्रस्थ काट के धातु को किसी अनुप्रस्थ काट के धातु के तार को किसी दृढ़ आधार से लटकाते हैं। किससे लटकाते हैं? वो ये आपका दृढ़ आधार है। इस दृढ़ आधार से क्या कर देते हैं, इसको लटका दिया जाता है और उसके मुक्त सिरे पर, ये मुक्त सिरे पर है, क्या कर दिया जाता है, इसके मुक्त सिरों पर लगाए गए भार को धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तब तार की क्या करती होती है, लंबाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो समानता तार में उत्पन्न, ठीक है, या तार में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए क्या किया जाता है, विकृति तथा प्रतिबल के बीच ग्राफ खींचा जाता है। विकृति तथा प्रतिबल के बीच ग्राफ खींचा जाता है, जहां पर ये एक्स अक्ष पर किसको प्रदर्शित करते हैं, तो एक्स अक्ष पर विकृति को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, विकृति। तो एक्स अक्ष पर विकृति को प्रदर्शित करते हैं और वाई अक्ष पर प्रतिबल को प्रदर्शित करते हैं। वाई अक्ष पर प्रतिबल को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके हमारा क्या जब हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर किसको प्रदर्शित करते हैं, विकृति मींस स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं, इस डायग्राम के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, ये है बिहेवियर ऑफ वायर। ठीक है, स्ट्रेस्ड बाय एन इंक्रीजिंग फोर्स। तो किस प्रकार से एक तार बिहेव करता है, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं।
यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपको याद रखना है विकृति रखते हैं और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस, ठीक है, प्रतिबल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्या कहलाता है, ओ पॉइंट। देन आपका यहाँ पर सीधी रेखा है, इस पॉइंट को हम पी पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पर जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को ई पॉइंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ई पॉइंट से थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट होता है, ए पॉइंट। देन आपका यहाँ पर बी पॉइंट होता है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आके क्या हो जाता है, यहाँ पर सी पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पी पॉइंट है, जो आपका क्या है ओपी पॉइंट, तो ओपी पॉइंट पर अगर देखें ये वक्र का क्या है प्रारंभिक भाग है। तो ओपी पॉइंट क्या है, एक सरल रेखा दिख रही है। ओपी पॉइंट एक सरल रेखा दिख रही है। यहाँ पर प्रतिबल और विकृति के मध्य क्या होता है, अनुपात, एक सीमा क्या होता है, एक अनुपात नियत होता है, एक नियम का पालन करता है। ठीक है, इसमें हुक के नियम का पालन होता है। किस रीजन में, ओपी रीजन में। ठीक है, देन आप क्या करते हैं, ये विकृति के कम मानों के लिए, इससे क्या करते हैं और ज्यादा अगर आप मान बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, इससे जो और तो ये क्या हो जाता है, पी वक्र भाग हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, ये हमारा वक्र भाग हो जाता है। ठीक है, इसमें प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, यानी ये वाला जो रीजन है वो हुक के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो बिंदु P पर जो प्रतिबल के मान होता है, जो बिंदु P पर प्रतिबल का मान होता है, उस मान को हम क्या कहते हैं, उस मान को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, आनुपातिक सीमा बोलते हैं। ठीक है, और इस रेखा पर जो ओपी का ढाल आता है उसे तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आपको याद रखना है कि ओपी क्या होता है, एक सरल रेखा है, और यहाँ पर पी जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पी को क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी। देन अगर हम आगे बात करें तो इस ओपी का ढाल अगर निकाला जाए, इसका स्लोप क्या बताता है, तो ओपी का स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ ओपी आपको नोट करना है कि स्लोप ऑफ ओपी हमें क्या बताता है, स्लोप ऑफ ओपी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है। देन आगे हम बढ़ते हैं। अब यहां से P से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये PE क्या हो जाएगा, यहां पर क्या वक्र भाग हो जाएगा। ये देखिए कुछ वक्रीय भाग हो गया है, तो यहां पर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती नहीं होता है। लेकिन अगर आप बल को हटा लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये पुनः अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो तार का ये व्यवहार किस बिंदु तक सीमित रहता है, ई बिंदु तक सीमित रहता है। तो ई पर जो प्रतिबल का मान होता है, ई पॉइंट पर जो प्रतिबल का मान होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक लिमिट। प्रत्यास्थता सीमा, कहां तक वस्तु का प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, उस ये ई पॉइंट तक, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। और ओ ई रीजन जो आपका है, ओ ई रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ठीक है, तो O से E तक जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। अब E के आगे जब हम जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाता है, तार में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। इस इलास्टिक लिमिट से जैसे ही हम अगर प्रतिबल का मान और बढ़ा दें तो क्या होगा, अब तार अपनी पुनः अवस्था में या पुनः अपने रूप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब तार कैसा व्यवहार करने लगेगा, प्लास्टिक व्यवहार करने पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें प्लास्टिसिटी का गुण आ जाएगा। तो ई से सी तक क्या होता है, प्लास्टिसिटी का गुण, तो इसलिए ई से सी तक के रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। ई से सी तक के रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किसके बारे में, इस फिगर के बारे में। यहाँ पर एक्स अक्ष किसको शो करता है, विकृति को शो करता है, और वाई अक्ष प्रतिबल को शो करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रू विद रिगार्ड टू फिगर गिवन बिलो। तो ये अगर फिगर की हम बात करें तो ये किसकी फिगर है, ये ब्लास्ट फर्नेस की फिगर है। कौन सी फिगर है ये ब्लास्ट फर्नेस की फिगर है।
और ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग पिग आयरन को प्रोडक्शन में किया जाता है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पिग आयरन। किसका उपयोग किया जाता है? पिग आयरन के प्रोडक्शन में किसका उपयोग किया जाता है? ब्लास्ट आयरन का। अगर और भी आपको कई आयरन है, तो अगर क्यूपुला फर्नेस की बात करिए, किसकी बात करिए? क्यूपुला फर्नेस। तो क्यूपुला फर्नेस का उपयोग क्या होता है? कास्ट आयरन। क्यूपुला फर्नेस मींस कास्ट आयरन। देन एक और फर्नेस आपको बताई गई थी, पडलिंग फर्नेस। पडलिंग फर्नेस का उपयोग किस लिए करते हैं? तो राट आयरन के प्रोडक्शन में पडलिंग फर्नेस का उपयोग होता है। तो ये रिलेटेड आयरन और संबंधित फर्नेस आपको याद रखनी है। ब्लास्ट फर्नेस फॉर पिग आयरन, क्यूपोला फर्नेस फॉर कास्ट आयरन, पडलिंग फर्नेस फॉर राट आयरन। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट इज ब्लास्ट फर्नेस यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टील। ब्लास्ट फर्नेस है ओके, बट स्टील प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग नहीं होता। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। इट इज क्यूपुला यूज्ड टू प्रोड्यूस कास्ट आयरन। क्यूपुला फर्नेस का कास्ट आयरन के लिए उपयोग करते हैं, बट ये क्यूपुला फर्नेस नहीं है। इट इज ए ब्लास्ट फर्नेस यूज्ड टू प्रोड्यूस पिग आयरन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, क्यूपुला यूज्ड टू प्रोड्यूस पिग आयरन, क्यूपुला नहीं है। क्यूपुला अगर होती तो कास्ट आयरन का प्रोडक्शन होता है। ये कौन सी भट्टी है हमारी? ब्लास्ट फर्नेस है। कौन सी फर्नेस है? ब्लास्ट फर्नेस है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या लिखा है? 0.08 इंटू 0.08 इंटू 0.08। ठीक है, प्लस आपका लिखा है 0.09 इंटू 0.09 इंटू 0.09। ओके, देन नेक्स्ट नीचे हमारा क्या लिखा है? यहां पर नीचे लिखा हुआ है 0.08 इंटू 0.08 माइनस 0.08 इंटू 0.09 माइनस प्लस 0.09 इंटू 0.09। तो जरा सा देखिए, आपको फार्मूले पता होंगे, अलजेब्रा में आपको फार्मूले बताए गए हैं। यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात किया जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 0.08 होल क्यूब प्लस 0.09 होल क्यूब। ठीक है, अपान नीचे आपका क्या लिख सकता है? 0.08 स्क्वायर माइनस 0.08 इंटू 0.09। ठीक है, प्लस 0.09 होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर मीन्स 0.08 स्क्वायर माइनस 0.08 इंटू 0.09 प्लस आपका हो जाएगा 0.09 स्क्वायर। ठीक है, अगर नीचे बात करेंगे तो नीचे यही वाली चीज उतर आएगी। ये और ये देखिए बराबर हो रहा है, तो यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.08 प्लस 0.09, 9817 आपका आ जाएगा आंसर 0.17। तो फॉर दिस क्वेश्चन 0.17 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, an oil having viscosity of 14 poises, an oil having viscosity of 14 poises filled between plates 1.25 centimeter apart, moving with velocity 2.5 meter per second. Calculate the shear stress in oil. वेग 2.5 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही 1.2 सेंटीमीटर दूर रखी दो प्लेटों के बीच 14 पाइसेस गाढ़ापन वाला तेल भरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी फिगर जरा सा देखते हैं। ये इस प्रकार से है, ये एक फिक्स्ड प्लेट है और ऊपर वाली आपकी क्या है? मूविंग प्लेट है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या दिया गया है? म्यू इक्वल टू दिया गया है आपको 14 पॉइंट्स। म्यू इक्वल टू आपको क्या दिया गया है? 14 पॉइंट्स। ठीक है,
या इसको आप क्या लिख सकते हो, 14 पॉइंट मीन्स हो जाएगा 1.4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी आप लोग को पता होगा कि 10 पॉइज इक्वल टू क्या होता है, 10 पॉइज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से म्यू की वैल्यू 14 पॉइज को हमने न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। देन नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या दी गई है, v इक्वल टू आपको दिया गया है 2.5 मीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट आपको दे दिया गया है हाइट। हाइट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स आपको कितना दिया गया है, 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि शियर स्ट्रेन टाउ इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। ठीक है, ये अनुपाती होता है। शियर स्ट्रेस क्या होता है, रेट ऑफ स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो यहां से टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है dv/dt। ठीक है, तो अगर इसको हटाते हैं तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कोएफिशिएंट आता है जिसको हम बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। तो टाउ इक्वल टू हो जाता है म्यू इंटू dv/dt। ठीक है, वेयर म्यू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब चूंकि यहां पर क्या है, L इज स्मॉल। ठीक है, चूंकि हाइट जो है वो क्या है, वेरी स्मॉल है। ठीक है, हाइट आपकी क्या है, वेरी स्मॉल है। सो वी कैन एज्यूम द वेलोसिटी टू बी लीनियर। वेलोसिटी को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, वेलोसिटी को लीनियर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, बिटवीन द टू प्लेट्स। तो यहां से du/dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से du/dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, v/h इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5 अपान दिख नहीं रहा होगा, 2.5 अपान 1.25 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा 20 पर 200 पर सेकेंड, 200 पर सेकेंड। ठीक है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो यहां से आपका निकल आएगा शियर स्ट्रेस टाउ का मान निकल आ जाएगा म्यू इंटू dv/dt। म्यू इंटू dv/dt का मान आपका कितना निकल आएगा, तो यहां से म्यू की वैल्यू आपको क्या पता है, म्यू की वैल्यू पता है 1.4 इंटू dv/dt आपने कितना निकाल लिया है, 200। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 280 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज में ग्रुप सेकंड, लेवल सेकंड के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।